तो दाऊद के दो और भाई थे, मुस्तकीम और हुमायूं। इन दो भाई का नाम तो शायद ही आपने सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि दाऊद के ये दोनों भाई उनके काले कारोबार से खुद को दूर ही रखते थे। समद पठान दाऊद के भाई नूरा को पब्लिक में पीट देता है तो दाऊद गुस्से में आग बबूला उसके घर तक पहुंच जाता है और लिफ्ट में ही उसका काम तमाम कर देता है। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसके भाई अनीस इब्राहिम की ही थी। दाऊद ने उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी। आगे इस हमले में मुंबई में जितने भी लोग मौजूद थे उससे कोऑर्डिनेट करने वाला, पूरी सेटिंग करने वाला अनीस इब्राहिम ही था, दाऊद का भाई। उस वक्त तो अनीस करी करी गैंग में 2 नंबर के हैसियत पर ही था, लेकिन छोटा शकील बार बार उसके इस पोजीशन को चुनौती दे रहा था। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर में गद्दी की लड़ाई भले ही काल्पनिक हो, लेकिन असल जिंदगी में गद्दी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो राजा महाराजा के समय से आज तक चला आ रहा है। अपने ही अपनों के जान के दुश्मन हो जाते हैं जब बात एब्सोल्यूट पावर पर कंट्रोल की हो तो, यानी कि वर्चस्व। और ऐसा भी नहीं है कि वर्चस्व की लड़ाई केवल गद्दी पर बैठने के लिए हो। कई बार नंबर 2 की लड़ाई उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे राजनीतिक गलियारों में वर्चस्व की लड़ाई सरकार बनाने या गिराने से चलती है, वैसे ही अपराध की दुनिया में वर्चस्व कायम करने का एक ही जरिया है, खून की होली। वर्चस्व की लड़ाई मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच भी था। श्री प्रकाश शुक्ला का तो पूरे पूर्वांचल से ही लड़ाई था, लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी थी जो कई दशकों से आज तक चला आ रहा है। उसका अंत आज तक मुमकिन नहीं हो पाया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भी जिंदा है, उसकी परछाई छोटा शकील भी जिंदा है, और आज की तारीख में इन दोनों का एक दुश्मन छोटा राजन भी जिंदा है। तो डॉन वर्सेस डॉन सीरीज में सुनिए आज एक और कहानी जो 2 नहीं बल्कि 3 डॉन के बीच में है। दाऊद और छोटा राजन की लड़ाई की कहानी तो पॉपुलर है ही, ना जाने कितने ही लोगों ने कितनी बार सुनाई है, लेकिन इस लड़ाई ने कैसे छोटा राजन और छोटा शकील को भी एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया, वही कहानी आज मैं बताने जा रहा हूं। छोटा राजन और छोटा शकील के बीच वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी है, और ये तो तब से चली आ रही है जब दोनों ही दाऊद के नीचे भाई भाई करते हुए उसके लिए काम करते थे, और दाऊद इब्राहिम के सबसे खास बनने की जगह को तलाशते रहते थे, जिसमें 90 के दशक में कामयाबी मिली छोटा राजन को, जो दाऊद के डी कंपनी में नंबर 2 की हैसियत रखता था, और दाऊद के गैर मौजूदगी में पूरे मुंबई में उसका ही कंट्रोल होता था पूरे अंडरवर्ल्ड पर। जाहिर सी बात है छोटा शकील भी डी कंपनी में यही हैसियत चाहता था, लेकिन दाऊद और छोटा राजन के दोस्ती के बीच यह मुमकिन हो पाना नामुमकिन था। इसलिए गैंग में नंबर 2 की हैसियत पाने के लिए छोटा शकील ने चाल चलना शुरू कर दिया और छोटा राजन के खिलाफ दाऊद का कान भरने लगा। आगे इस बात को और हवा तब मिली जब मुंबई में दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति की हत्या हो गई, और इस बात का बदला लेने में छोटा राजन ने बहुत देरी कर दी। तब छोटा शकील ने अपनी प्लानिंग से जे हॉस्पिटल में शूट आउट करके अरुण गबली गैंग से बदला लिया था, जिसमें ब्रिजेश सिंह भी शामिल था। यहीं से छोटा शकील दाऊद और राजन के बीच दरार डालने में सक्सेसफुल हो गया और धीरे धीरे गैंग में नंबर 2 की हैसियत की तरफ बढ़ने लगा। फिर जब 93 के धमाके के बाद छोटा राजन ने बिल्कुल ही दाऊद का साथ छोड़ दिया, तब शकील को गैंग में पूरा कंट्रोल मिल गया, जो पहले राजन के पास था, छोटा राजन के पास। अब यहां शकील की राजन से वर्चस्व की लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए मुश्किल ये हो गई कि जिसे वो अपना दुश्मन मानता था वो सीधे अब उसके आका का दुश्मन बन गया। यानी जब भारत में अंडरवर्ल्ड के अंदर वर्चस्व की लड़ाई दाऊद इब्राहिम वर्सेज
छोटा राजन के बीच हो गई। राजन और शकील के बीच में तो बस 2 नंबर के हैसियत के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी, लेकिन यहां लड़ाई दाऊद और राजन के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। क्योंकि अगर दोनों ही जिंदा रहते तो अंडरवर्ल्ड बट जाता जिस पर वो अपना कब्जा चाहते थे, और इसे ही तो वर्चस्व कहते हैं, यानी कि फुल कंट्रोल किसी एक हाथ में। फिर इसी दुश्मनी ने इंटरनेशनल गैंग वॉर को जन्म दिया। फिर दोनों ही गैंग ने एक दूसरे को खत्म करना भी शुरू कर दिया। इस गैंग वॉर की एक वजह यह भी मानी जाती है कि दाऊद को छोटा राजन के अलगाव यानी कि अलग से गैंग बनाना किसी धोखे की तरह लग रहा था, क्योंकि दाऊद के वजह से ही छोटा राजन अपराध की दुनिया में इस मुकाम पर पहुंच गया था, जहां आज वो खुद को डॉन कह रहा है, दाऊद से अलग होकर, उसके खिलाफ होकर। यही चीज अब दाऊद के सबसे वफादार आदमी छोटा शकील के लिए भी निजी दुश्मनी बन गई। शकील का मकसद अब सिर्फ एक था, छोटा राजन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, इस अधूरी लड़ाई को खत्म करके अपने आका दाऊद इब्राहिम का झंडा बुलंद करना। इसी का परिणाम था साल 2000 में हुई दाऊद गैंग और छोटा राजन के बीच पहली और बड़ी टक्कर। और ये टक्कर तब हुई जब छोटा राजन बैंकॉक में छिपा हुआ था। वैसे छोटा राजन पर हुए इस शूट आउट की तो खूब बात होती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई अकेला शूट आउट नहीं था इन दोनों के बीच, इंटरनेशनल लेवल पर। वैसे बैंकॉक में शकील ने अपने सबसे खतरनाक शूटर मुन्ना झिंगाड़ को भेजा था और छोटा राजन की मौत का जाल बिछाया था, लेकिन किस्मत छोटा राजन को मौत के मुंह से बचाकर निकाल ले आती है। इस हमले ने शकील और दाऊद को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उनके सबसे बड़े दुश्मन की जान फिर से बच गई थी। दूसरी तरफ छोटा राजन अपने ही गैंग के विनोद शेट्टी के गद्दारी से निराश हो गया था। फिर विनोद शेट्टी के साथ राजन ने क्या किया वो कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी अभी कहानी पर लौटते हैं कि बैंकॉक में हुए इस हमले के बाद छोटा राजन ने खुद को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लिया था, क्योंकि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। छोटा राजन छिपता रहा, कभी यहां तो कभी वहां, कुछ इसी तरह हर बार वो अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन छोटा शकील की नजरें हमेशा उसके पीछे लगी रही। अब देखिए, दाऊद गैंग छोटा राजन को सिर्फ इसलिए नहीं मारना चाहता था कि वो अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लेगा, बल्कि उससे भी ठोस वजह यह थी कि छोटा राजन इंडियन स्पाइज एजेंसीज के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ काम करने लगा था, उसके गैंग को खत्म करने में मदद करने लगा था। इसलिए वो किसी भी हाल में छोटा राजन को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन छोटा राजन ऐसे गायब हुआ कि अगले 1 दशक तक किसी को मिला ही नहीं। दाऊद का गैंग तो लगभग 15 साल तक छोटा राजन का सुराग ही नहीं लगा पाता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की भी एक आदत है, वो मरते दम तक अपने दुश्मनों का पीछा नहीं छोड़ता है। कहते तो हैं कि दाऊद अपने दुश्मन को कब्र से भी खींचकर बाहर निकालता है और अपना बदला पूरा करता है। इसी बीच दाऊद के खास शकील को एक बड़ा सुराग मिला कि छोटा राजन न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया में छिपा हुआ है। फिर क्या, शकील ने तुरंत अपने खास शार्प शूटर की एक टीम बनाई और उन्हें ऑर्डर दिया कि इस बार छोटा राजन किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में ही उसे खत्म कर दो। छोटा शकील के शार्प शूटर की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी और छोटा राजन के खात्मे की तैयारी भी पूरी थी। लेकिन इधर शूटर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और उधर छोटा राजन ने फिर अपना लोकेशन बदल लिया। कहते हैं कि उसे अंदर की खबर मिल गई थी कि उस पर हमला होने वाला है। कहां से, इस पर एक विवाद है, इसका कुछ पता नहीं। और एक बार फिर से दाऊद और छोटा शकील की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती, उस पर पानी फिर जाता है और छोटा राजन बच जाता है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि मैंने आपको कई बार कहानी सुनाई है कि छोटा राजन अपने शार्प शूटर को पाकिस्तान तक भेजता था दाऊद को मारने के लिए। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ अकेले छोटा राजन ही नहीं था जो बंटी पांडे जैसे शूटर को कराची तक भेजता था दाऊद को मारने, बल्कि दाऊद भी छोटा राजन को मारने के लिए किसी भी हद से गुजर जाना चाहता था। कहते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में छोटा राजन गायब हो गया था, तब छोटा शकील इस तरह से भड़क गया था कि उसने धमकी देते हुए छोटा राजन से कहा कि वो और उसके आदमी अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, दम है तो सामने आकर दिखाए। ये धमकी छोटा शकील ने छोटा राजन को दी थी, जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई बहुत पुरानी थी, दशकों पुरानी थी।
लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। छोटा राजन टकराने के लिए सामने नहीं आता है और इससे पहले कि छोटा शकील एक बार फिर से छोटा राजन को ढूंढ पाता, उससे पहले ही 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के शहर बाली से छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस वक्त छोटा राजन मोहन कुमार नाम के फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कर अपनी पहचान को छिपा रहा था। उस कोशिश में था कि उसे कोई पहचाने ना। हालांकि वो गिरफ्तार होता है, बाद में उसे भारत भी लाया जाता है और तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जब करीम लाला का भतीजा समद पठान दाऊद के भाई नूरा को पब्लिक में पीट देता है तो दाऊद गुस्से में आग बबूला उसके घर तक पहुंच जाता है और लिफ्ट में ही उसका काम तमाम कर देता है। कहते हैं दाऊद के हाथों अंडरवर्ल्ड में ये आखिरी कत्ल था। लेकिन जो दाऊद अपने भाई के लिए किसी की जान ले लेता है, उसने खुद अपने भाई से लड़ाई क्यों की? वो भी उस भाई से जो 6 भाइयों में अकेला दाऊद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डी कंपनी को संभाल रहा है। और है कौन दाऊद का ये भाई? आज कहां है? फिल्म एक्टर संजय दत्त के साथ उसने क्या किया? आज पूरी कहानी यही है। अंत तक आप जरूर देखिएगा। बहनों के अलावा दाऊद इब्राहिम के कुल 6 भाई थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके सभी भाई जो है उसके गिरोह के कामकाज में ही जुड़े थे। दाऊद का एक बड़ा भाई शब्बीर था। दाऊद अपने इसी भाई के साथ मुंबई में तस्करी के धंधे में उतरा था, लेकिन जब दाऊद का दुश्मन पठान गैंग ने उसे कमाटीपुरा के एक वेश्या के साथ अकेले में पाया तो शब्बीर को जान से मार दिया। इस दिन दाऊद खूब रोया था। पूरी कहानी चैनल पर आप जरूर देखिएगा, मैंने सुना दिया है। तो दाऊद का एक और भाई था नूरा, जो फिल्मों में गाने लिखता था। कुछ साल पहले उसकी भी मौत हो गई। उसका एक भाई है इकबाल, जिसे 2003 में दुबई से डिपोर्ट करके मुंबई लाया गया और फिलहाल वो भारत के जेल में बंद है। लेकिन इनमें से कोई भी दाऊद का वो भाई नहीं है जिसे दाऊद ने पीटा था। लेकिन अभी दाऊद के भाइयों के नाम और उनके कारनामे की लिस्ट भी खत्म कहां हुई है। तो दाऊद के 2 और भाई थे, मुस्तकीम और हुमायूं। इन 2 भाई का नाम तो शायद ही आपने सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि दाऊद के ये दोनों भाई उनके काले कारोबार से खुद को दूर ही रखते थे। लेकिन दाऊद का एक भाई और भी है जो साये की तरह उसके साथ रहता है, और एक अकेला भाई जो हमेशा अंडरवर्ल्ड में दाऊद के साथ रहा, बंबई में शुरुआती दिनों से लेकर आज पाकिस्तान में भी। ये वही अनीस इब्राहिम भी है जो दाऊद के साथ मुंबई बम धमाके का बराबर का हकदार है और भारत का गुनहगार भी है। ये बात 1993 की है। तब दाऊद के इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसके भाई अनीस इब्राहिम की ही थी। दाऊद ने उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी। आगे इस हमले में मुंबई में जितने भी लोग मौजूद थे, उससे कोऑर्डिनेट करने वाला, पूरी सेटिंग करने वाला अनीस इब्राहिम ही था, दाऊद का भाई। सिर्फ यही नहीं, मुंबई में एक और ऐसी वारदात हुई थी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। वो वारदात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या थी। लेकिन हत्या को अंजाम देने से पहले दुबई में अनीस इब्राहिम के ऑफिस में ही इसकी प्लानिंग हुई थी कि किस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया जाएगा। यहीं से मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है जो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अपनी किताब डायल डी फॉर डॉन में लिखा है। एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। वो तब की बात बताते हैं जब दुबई में फिल्म यलगार की शूटिंग के दौरान संजय दत्त की जान पहचान जो है वो दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से हो गई थी। यहीं पर संजय दत्त ने अनीस से अपनी हिफाजत के लिए बंदूक भिजवाने की बात कह दी थी। तो दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम भी अबू सलीम के जरिए जो हथियार की खेप आई थी उसमें से कुछ राइफलें संजय दत्त के पास भिजवा देता है। बाद में इन्हीं हथियारों को लेकर संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई और दोषी ठहराए जाने पर उन्हें 5 साल की जेल भी हुई। अब उस वक्त अनीस इब्राहिम ने संजय दत्त को हथियार भिजवा तो दिए थे, लेकिन इसकी जानकारी दाऊद को नहीं दी थी। कहते हैं जब दाऊद को यह बात पता चली तो दाऊद ने अनीस की खूब पिटाई कर दी, और यह बात दाऊद ने नीरज कुमार को फोन करके बताई थी।
90 के दशक में अनीस अंडरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्रिय था। आए दिन कारोबारियों को धमकी भरे फोन कॉल्स अनीस इब्राहिम के तरफ से किए जाते थे। इसके अलावा हथियार पहुंचाने का काम और पैसों का हिसाब रखने का काम भी डी कंपनी में अनीस ही देखता था। मुंबई में उस पर हत्या की कोशिश, जबरन उगाही और स्मगलिंग के 24 मामले दर्ज है। डी गैंग के लिए इतना कुछ करने के बाद भी आज तक डी गैंग में उसकी हैसियत क्या है ये फाइनल नहीं है। अनीस इब्राहिम तो डी कंपनी में नंबर 2 की हैसियत रखना चाहता है, लेकिन उसका ये ख्वाब न तो तब पूरा हुआ जब सब कुछ दुबई में था और न ही आज जब सब कुछ पाकिस्तान में है, क्योंकि कोई है जो उसके और दाऊद के बीच में दीवार बनकर खड़ा है। आखिर कौन है वो और क्यों अनीस इब्राहिम को दाऊद का उत्तराधिकारी नहीं बनने दे रहा है? कई दशक बीत गए, बंबई से मुंबई हो गया, लेकिन डी कंपनी में कुछ भी नहीं बदला। दाऊद तब भी गैंग का बॉस था और आज भी है। उसका भाई अनीस तब भी नंबर 2 की हैसियत गैंग में चाहता था और आज भी चाहता है। तब उसके और दाऊद के बीच में छोटा राजन था, लेकिन अब जब राजन नहीं है तो फिर कौन है जो अनीस इब्राहिम को उसके ही भाई के डी गैंग में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? आज पूरी कहानी यही है। इससे पहले एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको, जिसमें बताया था कि कैसे 6 भाइयों वाले दाऊद को उसके धंधे में सिर्फ एक अनीस इब्राहिम का ही साथ मिल रहा है, जो उसके साथ बिना किसी फूट के शुरुआत से ही है, जब से डी गैंग की शुरुआत हुई थी। तो दाऊद के बाद गैंग में जिसकी नंबर 2 की हैसियत थी वो छोटा राजन था, उसके बाद अनीस इब्राहिम। वो वक्त ऐसा था कि दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन आगे चलकर दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। कहते हैं इसके पीछे गैंग के एक और मेंबर छोटा शकील का हाथ था, जिसने दाऊद के कान भरकर छोटा राजन को दूर कर दिया। छोटा राजन के गैंग से अलग होने के बाद अनीस इब्राहिम को लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब गैंग में भाई दाऊद के बाद उसकी हैसियत नंबर 2 की होगी। और ऐसा था भी। दाऊद सबके लिए भाईजान था, तो उसका छोटा भाई भी सभी के लिए अनीस भाई था। लेकिन गैंग में एक ऐसा सदस्य भी था जिसने कभी अनीस को अनीस भाई नहीं कहा, और वो था छोटा शकील। दोनों ही दाऊद के गैंग के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, लेकिन एक ही गैंग में रहते हुए दोनों की एक दूसरे से अदावत चलती आ रही है। आज डी कंपनी में जो डेली रूटीन की बातें होती है उसे अनीस ही ऑपरेट करता है, और साथ ही डी कंपनी जो डिसीजन लेती है उसमें एक खास रोल अनीस का भी रहता है। डी कंपनी और उसके लगभग 5000 गैंग मेंबर्स इंडिया के साथ ही नेपाल समेत आसपास के कई देशों में एक्टिव है, उसे भी अनीस ही कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव अनीस 90 के दशक में था। उस वक्त तो अनीस करीब गैंग में 2 नंबर के हैसियत पर ही था, लेकिन छोटा शकील बार बार उसके इस पोजीशन को चुनौती दे रहा था, क्योंकि शकील दाऊद के इतने करीब था और है भी कि उसे दाऊद का साया और उसकी जुबान भी कहा जाता था। माने गैंग में दाऊद तो सबसे ऊपर है, जो हर किसी के मुंह नहीं लगता है, फिर चाहे वो गैंग मेंबर हो या फिर मीडिया। दाऊद के स्पोक पर्सन के तौर पर छोटा शकील ही सबसे बात करता है। मतलब छोटा शकील ने अगर कुछ कह दिया तो वो दाऊद का फरमान ही माना जाएगा। गैंग में शकील के इस पोजीशन ने अनीस को हमेशा टिस ही दिया है। टिस ये कि कई बार तो उसे दाऊद से पहले छोटा शकील के सामने होना पड़ता था, लेकिन वो भी अनीस इब्राहिम था, दाऊद का अपना और दुलारा भाई। भला वो छोटा शकील को अपने से ऊपर कैसे मान लेता? इसी वजह से अक्सर उन दोनों के बीच में गैंग के कारोबार को लेकर झगड़ा चलता रहता था, और इन दोनों के झगड़े ने ही दाऊद को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था, क्योंकि दाऊद इन दोनों के झगड़े में किसी एक के साथ नहीं हो सकता था, क्योंकि एक तरफ उसका सबसे भरोसेमंद छोटा शकील है, तो दूसरे तरफ उसका अपना खून, उसका अपना सगा भाई अनीस इब्राहिम। अब देखिए, इन दोनों की अदावत तो ऐसी है कि एक बार तो कहानी ऐसी निकल के आई कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक सभी चौंक गए। कहानी छोटा शकील के मर्डर की थी।
साल 2017 की बात है। उस समय के वायरल खबर के मुताबिक छोटा शकील काफी समय से दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से परेशान था, क्योंकि गिरोह के कामकाज में अनीस की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही थी। इसी बात पर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद छोटा शकील ने डी कंपनी से अपना नाता तोड़ लिया और वो उससे अलग हो गया। दाऊद के साथ झगड़े के बाद छोटा शकील ने अपने खास लोगों के साथ किसी पूर्वी एशियाई देश में मीटिंग की। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम को छोड़ अपना एक अलग गैंग बनाने की तैयारी में था। जब इस बात की खबर दाऊद को लगी तो वो आग बबूला हो गया, क्योंकि छोटा शकील दाऊद के सारे राज जानता था, वो उसका हमराज था, कई दशक से उसके साथ था। तो दाऊद के लिए बड़ा खतरा बन सकता था छोटा शकील, जैसा कि एक समय में छोटा राजन हुआ करता था। इसलिए डी कंपनी को बचाने के लिए दाऊद ने छोटा शकील की हत्या करवा दी। हालांकि ये पूरी कहानी तो उस वक्त की वायरल खबर थी, लेकिन डी कंपनी में नंबर 2 के पोजीशन के लिए छोटा शकील और अनीस इब्राहिम के बीच वर्चस्व की लड़ाई ऐसी थी कि गैंग में रहते हुए कि सभी ने यह यकीन कर लिया कि अपने सगे भाई के लिए दाऊद ने अपने सबसे करीबी साथी को भी मरवा दिया। लेकिन ऐसा था कुछ भी नहीं। पिछले साल आखिरी महीने यानी दिसंबर के महीने में जब दाऊद को जहर देने की खबर आई थी, एकदम जोर पकड़ा था ये खबर, भारत में एकदम तहलका मच गया था। रविवार का दिन था। दाऊद इब्राहिम इज हॉस्पिटलाइज्ड इन कराची। दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। Wanted criminals. Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi. तब हमेशा की तरह छोटा शकील ही सबसे पहले सामने आया और ये साफ कर दिया कि भाई एकदम सेफ है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि आज भी छोटा शकील डी कंपनी में वही हैसियत रखता है जिससे अनीस परेशान था और आज भी है। और माना यही जाता है कि इन दोनों के झगड़े के वजह से ही दाऊद ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया और बूढ़े होने के बाद भी खुद ही डी कंपनी की कमान संभाल रखा है, क्योंकि दाऊद भी ये अच्छे तरीके से जानता है कि अगर गैंग की कमान दोनों में से किसी एक के हाथ में गई, मतलब डी कंपनी का द एंड पक्का है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बूढ़ा दाऊद कब तक अपने डी गैंग को बचा कर रखेगा। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मांगे आपको अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के बीच वर्चस्व की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को नीचे लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।